सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, 3 नवंबर साल 2020 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए। सदारती इंतखाबात हुए, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो बाइडन। उन्होंने शिकस्त दी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को, और उस वक्त के वो सदर भी थे। 306 वोट उन्होंने इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे, और उसके बाद वो नौमुंतखब सदर मुंतखब हुए। और गुज़िश्ता रोज यानी 20 जनवरी साल 2021 को उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया और व्हाइट हाउस के नए मकीन बन गए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से काफ़ी एहतजाज कह लें वो भी किया गया, काफ़ी बातें कह लें वो भी की गई, काफ़ी सख्त ज़बान जो कि उनके टेन्योर में इस्तेमाल होती रही मुख्तलिफ अदवार में, वो भी उन्होंने की। लेकिन ये तमाम जो बातें थी, तमाम हरबे थे, नाकाम साबित हुए और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ वो व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए और माजी का किस्सा हो गया। अब बात करें जो बाइडन की। जो बाइडन नायब सदर रहे हैं बराक ओबामा के दौर में, और अपनी नायब सदारत के दौर में उन्होंने कई दफ़ा पाकिस्तान के विजिट्स किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उन्होंने सिविल अवार्ड, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर अवार्ड होता है, उससे नवाजा। कैरी लुगर बिल जो कि आप जानते होंगे, उस पे सिग्नेचर किया अमरीका की जानिब से जो बाइडन ने। तो अगर इन तमाम बातों को एक कंपाइल किया जाए तो जो बाइडन का रवैया पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा रहा, मजबत रहा, और अब वो सदर मुंतखब हो गए। एक मौका तो ऐसा आया था कि हामिद करजई ने उनसे पाकिस्तान की शिकायत की थी, जो कि वो उमूमन करते रहते हैं। तो जब उन्होंने शिकायत की जो बाइडन से, तो उन्होंने कहा, एक मौका है, ऐसा कहा जाता है, उन्होंने ये बात कोट की कि पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा अहम है, और एक नहीं 50 गुना ज्यादा पाकिस्तान हमारे लिए अहम है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे कि अब वो सदर बन गए हैं, तो पाकिस्तान के लिए हमारा जो बेसिक पॉइंट होना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए जो बाइडन सदर मुंतखब हुए हैं, कैसा रहेगा उनका टेन्योर। दूसरी बात करेंगे ब्रॉडशीट के हवाले से। साल 2000 में जब परवेज मुशर्रफ सदर थे, उनकी हुकूमत थी, उस वक्त मुआहदा किया गया, कुछ अफराद के नाम दिए गए ब्रॉडशीट को। ब्रॉडशीट से मुआहदा हुआ था, मामला ये हुआ था कि आप तमाम इनकी तफसीलात निकालेंगे, जायदादें निकालेंगे, कहाँ कहाँ पैसा रखा है, ऑफशोर कंपनी है, उनका पता लगाएंगे, और 20% आप रख लीजिएगा, बाकी हमें बता दीजिएगा। लेकिन फिर यह मामला कुछ अफराद से लेके 200 अफराद तक हो गया, और 200 अफराद की फहरिस्त दी गई। फिर कुछ वजूहात की बिना पर साल 2003 में यह मुआहदा यकतरफा तौर पर यानी पाकिस्तान नैब की जानिब से मनसूख कर दिया गया। ब्रॉडशीट आलमी अदालत इंसाफ में चली गई, वहां पर गई, वहां पर केस चलता रहा। बिलाखिर पाकिस्तान को जुर्माना, और पाकिस्तान का जुर्माना वो भी यूके एम्बेसी से अदा हो गया, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहां पर, उसके अकाउंट से अदा हो गया। अब हुकूमत और अपोजिशन इस सारे मामले को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत कह रही है कि नवाज शरीफ की जितनी भी करप्शन थी, उनके ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं कावे मूसवी, उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है, तो एक बार फिर सामने आ गए। अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने तमाम पैसा इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के खिलाफ, फिर भी उनको इससे कुछ हासिल नहीं हो सका। इस पर ही बात करेंगे कि मामला कहां जाएगा। तीसरा मामला जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता कि दर्द सर बना हुआ है, वो है फॉरेन फंडिंग का मामला, जो कि ना पीपल्स पार्टी ने ना ही नून लीग ने दायर किया। ये अकबर एस बाबर जो कि उनके बानी रुकन है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है, उन्होंने ही दायर किया था। और 2 दिन पहले जो एहतजाज किया गया इलेक्शन कमीशन के बाहर, मरियम नवाज ने तकरीर की। तकरीर के दौरान उन्होंने 2 अल्फाज, 2 लोगों के नाम लिए। उसमें एक नाम था अंदरजीत दोसांझ। अब ये नाम कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक रहनुमा है। अभी रहनुमा कौन है, कहां से आया, कैसे आया, इस हवाले से एहसन इकबाल का कहना था ये हमें नहीं पता। इलेक्शन कमीशन में जो पेपर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराए हैं, उसमें ये नाम मौजूद है। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान जफर हिलाली साहब, फॉरेन एम्बेसडर हैं, सफ़ीर रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और अमीर अब्बास साहब इस वक्त में ज्वाइन करें। उन सबसे उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जफर हिलाली से। जफर साहब, हाउ डू यू सी, कैसे देखते हैं आप ये जो मामला भी है, जो बाइडन साहब अब सदर मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है, आज उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिए हैं, जो इमिग्रेंट्स के हवाले से जो मुआहदा किया गया था उसको भी उन्होंने मनसूख कर दिया। पाकिस्तान के लिए आप इसको कैसा देखते हैं, जो बाइडन के सदर मुंतखब होने? देखिए, मैं समझता हूं कि ये अब एक आदमी आया है जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी का हेड रहा है यूएस कांग्रेस और सेनेट में, और वो वाकई फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसकी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत जानता है। और जैसे आपने कहा, उसका मशवरा था ओबामा को,
ओबामा को उसने कहा कि मैं तो सिर्फ अफगानिस्तान तुम्हारे से सुन रहा हूँ, अगर तुम वाकई अफगानिस्तान में ठीक तरीके से पीस अमन चाहते हो तो पाकिस्तान को शरीक, पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान का देखभाल आप करें, क्या आप अफगानिस्तान कर रहे हैं। मगर ओबामा ने उसका मामला रद्द किया। अमेरिकन पेंटागन जो था वो तो चाहते थे कि ओबामा अपने ट्रूप्स को बढ़ाएं, ज्यादा लोगों को भेजें, लड़ाई ये वो। आपको पता है कि फौजी जो हैं वो चाहते हैं कि ठीक ठाक एक्सरसाइज में जाएं और हमारा एक्सपोजर ये हो। तो उन्होंने ओबामा में इसका बात नहीं सुना और आपको पता है 1,50,000 तक फौज, अमेरिकन फौज उधर चले गए हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बड़ी अच्छी बात है कि ये बाइडन आ गया है। और दो चीज़ें सिर्फ मैं आपको कहता हूँ, बाइडन को अभी ये नहीं सोचना चाहिए ये वो 2008 का पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान नहीं है हुसैन हक्कानी का और आसिफ जरदारी का, ये कुछ और पाकिस्तान है, ये कुछ मुख्तलिफ पाकिस्तान है। वक्त गुजर गया है, हमने कह दिया है नो मोर डू मोर। ये बड़ा ज़रूरी है उनको ये समझना। अगर ये सब मद्देनज़र रख के हमारे साथ ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा खुशैन बात है और मेरे ख्याल में हमें खुश होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है जो कि अमेरिका के बारे में अक्सर कहा जाती है और गलत साबित भी नहीं होती अगर तारीख के औराक को पलटा जाए, वो ये बात है कि जब उनका काम होता है तो पाकिस्तान सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर उनका काम निकल जाता है तो अजीबो गरीब किस्म के जो एक उनके पार्लियामेंट में बिल लाए जाते हैं जिसमें कभी कहा जाता है कि इनकी इमदाद बंद कर दी जाए, कभी ये कहा जाता है कि फ्रंटलाइन इत्तेहादी का जो उनका रुतबा है या उनका स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस वक्त जो कि अब मुआहदा हो चुका है, मामला सारा हो चुका है, इंट्रा अफगान मुआहदा अभी रहता है, वो भी कुछ वजूहात की वजह से, अफगानिस्तान के अपने मामलात की वजह से तातुल का शिकार है। तो क्या आप समझते हैं कि मामला अभी भी वैसे ही होगा? जो बाइडन का वो पर्सनल इंटरेस्ट था पाकिस्तान से या फिर उनका अपना एक कौमी इंटरेस्ट था जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव था? नहीं, देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट को तो आप मद्देनजर रखिए, वो तो कोई होता ही नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट। वो क्या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है? नेशनल इंटरेस्ट उसका ये है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हों और वो गलतियां जो उन्होंने पहले की हैं वो ना करें। डू मोर इज आउट, डू मोर के तरफ आप ना जाएं। और अगर आप समझते हैं कि आप सैंक्शंस या पेनलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान को, हमारा एड या जो असिस्टेंस आप देना चाहते करें आप, बेशक। हम लोगों का आपसे क्या मिल रहा है आजकल? ट्रंप ने तो हर चीज रोक दिया, बल्कि ट्रंप ने तो गाड़ी दे के हमारी चीजें रोक दी हैं, बदतमीजी करके हमें और हमने फिर भी कोई। सर, मैं इसकी तरफ आ रहा था, बेसिकली मेरा जो अगला सवाल था वो यही था, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इमरान साहब की तरफ जाऊंगा। ट्रंप ने जो जबान इस्तेमाल की थी, गालिबन वो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप तस्दीक कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमसे इमदाद दी और हमें ही डबल क्रॉस किया, बाईपास किया, हमें धोखा दिया। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। आपको लगता है बाइडन भी आगे चल के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या फिर वो उसी पॉलिसी को लेकर चलेंगे जो कि बराक ओबामा की थी? उन्होंने इंडिया में जाके पाकिस्तान की फेवर किया था, मैंने कई दफा ये चीज पढ़ी भी है, उन्होंने ओबामा ने जाके पाकिस्तान का फेवर किया था इंडिया में जाके, और एक बड़ी चीज होती है ये। उसने सारी जिंदगी जो है वो नूरा कुश्ती करवाई है, रेसलिंग की दुनिया से वो आया था और जो टेलीविजन के ऊपर उसका टाइम है वहां पे भी वो नूरा कुश्ती करता था। तो वो नूरा कुश्ती का मास्टर था, वो इसको जानता था, वो कभी भी मारता नहीं था, सिर्फ डराता। प्रैक्टिकली उसने कोई नई जंग शुरू नहीं की, सिर्फ धमकियां लगाता रहा और शेखियां मारता रहा, वो इस किस्म की हरकतें करता रहा। प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं था, बुज़दिल आदमी था, वो अमेरिका को चीजों में से निकाल रहा। और अमेरिका की जो लीड करने की कैपेसिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर वो काफी हद तक डैमेज हुई। अभी बात जो जफर वाली साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा ये वो पाकिस्तान नहीं है, एग्जैक्टली ये वो पाकिस्तान नहीं। बिकॉज जब आप चले जाते हैं सर 2000 से 2010 के दरमियान, तो इस बीच में पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं थे। वी वर लुकिंग टुवर्ड्स यूएसए, अमेरिका की तरफ हमें देखना होता। फिर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था कि अमेरिका की तरफ देखना है और उन्हीं से मांगना है और उनकी तरफ जो है वो तवज्जो रखनी है। फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर पाकिस्तान ने बहुत हद तक अपना फोकस शिफ्ट किया है। नाउ वी हैव ऑप्शन। हमारे पास चाइना है, हमारे पास रशिया है,
सेंट्रल एशिया है, ईरान है, तुर्की है, हमारे पास मलेशिया है। इस रीजन के अंदर आप इंडिया को सिर्फ एक निकाल दें तो अभी बांग्लादेश के साथ आपने एक मुआहदा किया। इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक जुग्राफियाई अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है सबकी ट्रेड के लिए। अब अमेरिका की मजबूरी हम रहेंगे। नंबर एक, अफगानिस्तान की सूरत के लिए एक मुकम्मल इनखला के लिए पाकिस्तान को वहां पे रोल दिया जाएगा और पाकिस्तान को वो रोल मिलना भी चाहिए। नंबर एक तो ये है। नंबर दो मामला ये है कि पाकिस्तान जितना फैसिलिटेट करेगा इस हिस्से में, चीन उतनी जल्दी सुपर पावर बनेगा। अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इदारे अपनी रिपोर्टें दे रहे हैं कि चीन का 2023 में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसकी इकोनॉमी अमेरिका से आगे चली जाएगी, लेकिन अब ये पता चल रहा है 2033 में, और अब ये पता चल रहा है कि चीन ये काम 2028 में कर लेगा, 5 साल पहले। तो चाइना बहुत तेजी से अमेरिका की इकोनॉमी को काट के आगे बढ़ रहा है, चंद साल बाकी रह गए। अगर उसकी रफ्तार को सुस्त करना है तो अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या पाकिस्तान किसी ना किसी तरह डबल गेम करे और अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो, यहाँ पे इस तरह की हुकूमतें आ जाएं या इस तरह के फौजी आ जाएं, इस तरह के जर्नैल या इस तरह के लोग आ जाएं जो अमेरिका के लिए काम करें और चाइना की तरक्की की रफ्तार को सुस्त करने में अपना रोल प्ले करें, या वो इस बात में कामयाब हो जाए कि इंडिया के साथ चाइना की एक जंग हो जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ पाबंदियां लग जाएं चाइना के ऊपर, यूरोपीय यूनियन में और दीगर कुछ और ममालिक में, मगरबी ममालिक में और गल्फ में, ताकि चाइना की तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाए। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। पाकिस्तान से वो बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वो दरवाजा है जिससे गुजर के चीन बहुत तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करेगा और अमेरिका को सुपर पावर बनने के रास्ते में या सुपर पावर रहने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त चाइना है। अब अगर आप इस वक्त जो लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनसे आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि जो चाइना में जाएंगे तो वो बड़े डिसिप्लिन्ड है, उनके रोड बेहतर है, उनके इदारे बेहतर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनके अंदर यूनिटी है, वो हुकूमत की बात मानते हैं, रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। ये चीजें चाइना में इस वक्त हैं और इसीलिए वो कोरोना वायरस से भी चीज को जो वहां से शुरू हुई उन्होंने शिकस्त दे दी। अब आप अगर अमेरिका में चले जाएं तो उनकी चंद रियासतों को छोड़ के आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते। पुलिस को अगर आप कॉल करें तो पुलिस कई घंटे तक आती नहीं है कि सुबह होने का इंतजार करें हम तब आएंगे। कई रियासतों में होटलों के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब आप रात को बाहर निकले तो अपनी जिम्मेदारी से निकलेंगे और अपने कमरे का दरवाजा मत खोलिए। इसी अमेरिका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चंद बड़ी रियासतों के अलावा कहीं मिलता ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहायत खराब है, लोगों का एतमाद नहीं है, यूनिटी खत्म होती जा रही है और उनका डिसिप्लिन भी नहीं है। हालांकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा तगड़ा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, दुनिया की सबसे तगड़ी फौज उनके पास है और वो वाहिद मुल्क है जो एयर डोमिनेंस की उसके पास सलाहियत है, यानी वो किसी भी मुल्क की पूरी सजाई एरिया को वो डोमिनेट कर सकता है लंबे अरसे के लिए। ये सलाहियत किसी और के पास नहीं है। हम फॉर द टाइम बिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं, टाइम बिंग करते हैं, वापस आते हैं। अमेरिका के पास इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट और ऐसी जबरदस्त एयरपोर्ट की उनके पास फ्लीट है कि वो पूरी की पूरी एयर डोमिनेंस करने की सलाहियत रखता है किसी भी मुल्क के ऊपर। तो ये बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन अंदर से बहुत खोखला होता जा रहा है। अब जो बाइडेन की कल की अगर आप तस्वीर निकाल के देखें तो पता चलता है कि वो आदमी फोकस करने वाला है कि अमेरिका को इंटरनली वापस ठीक कैसे करना है। चाइना को अंदरूनी तौर पर कोई चैलेंज अब सामने नहीं है, वो बैरूनी उनके साथ मामला है, लेकिन वो अंदर से इतने जबरदस्त तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि वो मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और वो कर भी लें। जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमेरिका है कि वो उसको वापस कैसे इकट्ठा करे। ठीक है, अमीर अब्बास को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, कल की अगर तकरीर की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, तो वो ये कह रहे थे कि इंटरनली मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जितने हमने बिगाड़ इस वक्त पैदा किया है पिछले 4 सालों में, पहले उसको सही करना है। आप समझते हैं पहला फोकस उनका यही होगा? और हमारा जो इंटरेस्ट है और होना चाहिए कि जो बाइडेन सदर मुंतखब हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर होंगे या एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप बेहतर होंगे? जी देखें सलमान, एक तो जो बाइडेन जो है ये पिछले जितने 3 सदूर आए 20 सालों में अमेरिका में, उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा सीजनल और सबसे ज्यादा सीनियर सियासतदान के तौर पे। डोनाल्ड ट्रंप का कोई तजुर्बा नहीं था, इवन बराक ओबामा इनकी निस्बत बहुत यंग एज में आए।
जॉर्ज बुश जूनियर भी इनकी निस्बत बहुत यंग एज में आए। तो जो तजर्बा और एक्सपीरियंस जो बाइडन के पास है वो किसी के पास नहीं था। एक दूसरी बात ये कि जो बाइडन पाकिस्तान को इन तीनों में से सबसे ज्यादा समझने वाले, जो यानी अगर हम चौथे जो बाइडन को देखें तो इन चारों में से सबसे ज्यादा अगर वो पाकिस्तान को बेहतर समझता है तो वो जो बाइडन है। ये 2008 के जो इलेक्शन था उससे पहले ये ऑब्जर्वर के तौर पे पाकिस्तान आ चुके हैं। उसके अलावा भी ये वॉर ऑन टेरर जो एपिक्स या क्लाइमेक्स था वॉर ऑन टेरर का, उन 8 सालों में हम ओबामा सदर था, ये उसके नायब सदर थे। और जैसे हिलाली साहब ने बताया कि जो उनकी फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशन कमेटी है उसको भी कर रहे थे, तो पाकिस्तान को भी बहुत बेहतर समझते हैं और इस रीजन को भी बहुत बेहतर समझते हैं। और फिर जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की फॉरेन पॉलिसी का एक फर्क है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। देखें, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी को पाकिस्तान के हक में को बहुत अच्छी नहीं रही। अगर आप बिल क्लिंटन के जमाने से देख लें, फिर ओबामा के 8 साल, बल्कि ओबामा के 8 साल में आपको अगर याद हो तो 2009 अक्टूबर में हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वो पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आके उन्होंने बड़ा मार्जत खाना लहजा इख्तियार किया था और उन्होंने यहाँ आके ये बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तान को जिस तरह समझना चाहिए था अमेरिका को, अमेरिका उस तरह नहीं समझ सका। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि उसी दौर की बात कर रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी तस्वीर थी। जी, वो उसी दौर की बात है। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ आके उन्होंने एक ऐसी कंफेशनल स्टेटमेंट दी थी जब उन्होंने कहा था कि तालिबान हमने बनाए, हमने उसको फंडिंग की और फिर हमने पाकिस्तान को दाना छोड़ दिया और पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने वो एक सिंपथाइजर के तौर पे वो पाकिस्तान में उन्होंने बात की। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो 8 साल थे 2016 तक ओबामा के, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो सका जो बातें यहाँ पे हिलरी क्लिंटन करके गई थी, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर डू मोर का इल्जाम लगता रहा और पाकिस्तान को बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया। हमारे 120 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान, हमारी 80,000 से ज्यादा लाशें, ये सारी बातें हम कहते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो अगर हम 20 साल को देखें और उससे पीछे ना भी जाएं जो कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स है, तो को बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं दोनों मुल्कों के। ना अमेरिका ने पाकिस्तान को समझने की कोशिश की है। सिर्फ ये जो ट्रम्प के दौर को अगर हम देखें तो जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में दौरा किया अमेरिका का, उसके बाद जो है वो ज़ल्मे खलीलजाद जो पाकिस्तान आते रहे हैं अफगानिस्तान के पीस मिशन के हवाले से, तो उन्होंने बड़े अरसे के बाद जाके किसी अमरीकी आला ओहदेदार के मुंह से पाकिस्तान की कोई तारीफ जो है वो सुनने को हमें मिली है। उन्होंने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के रोल को। अभी भी कुछ दिन पहले वो आए यहाँ पे, उन्होंने सिविल मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप है उससे मुताबिक बार मुलाकातें। पाकिस्तान का जो अफगान पीस प्रोसेस में रोल था उसको उन्होंने खुल के उसकी तारीफ की, जो माजी में हमने देखा है कि 15-20 सालों में उस तरह से नहीं हुई है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर का जो के 2 विजिट हुए 2019 में, तो उसमें जो उनकी मुलाकात हुई वो बड़ी कॉर्डियल मीटिंग्स थी। उससे पहले अगर आपको याद हो तो 2018 जनवरी में ट्रंप ने एक ट्वीट की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिस वक्त शायद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बेलाग और बहुत बदतमीज किस्म की ट्वीट कर दी थी कि जी हमने इनको 33 अरब डॉलर दिए। लेकिन यानी जिस तरह एक आप किसी को किराए पे हायर करते हैं तो वो समझ रहा था कि उसने हमें रवैया वो सही नहीं था, अल्फाज मुनासिब नहीं थे, अल्फाज बेहतर हो सकते थे। अच्छा, मैं जफर साहब का एक मौकिफ ले लेता हूँ। जफर साहब, एम्बेसडर आप रहे हैं, ये बताइएगा कि ट्रंप का जो झुकाव था वो भारत की तरफ ज्यादा था, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अल्फाज भी सख्त इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की कई मौके पर तारीफ भी नहीं की। फिर इमरान खान साहब का 2019 का दौरा था, उसके बाद मामला कुछ बेहतर हुए, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया ने कश्मीर में जो एक उनकी आईनी शक्ति वो हटा दी, लेकिन उस पर भी इतना कोई खास रिएक्शन अमेरिका की जानिब से देखने को नहीं मिला था, बल्कि रिएक्शन ही देखने को नहीं मिला। अब जब जो बाइडन साहब आए तो आपको लगता है कि वो इक्वल लेके चलेंगे, या फिर आपको लगता है कि वो जो पॉलिसी चलती भी आ रही है उसको आगे बढ़ाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिसी सेम रहती है, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। आपको लगता है ऐसा? कुछ हद तक तो सही है। देखिए, मैं 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं। मूडी जो है जी बिल्कुल, वो फैसिस्ट है, रेसिस्ट है, मुसलमानों का दुश्मन है, झूठा है, एक डिग्री होल्डर है, कहता है कि मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया, झूठ, नहीं लिया। वो भी चोर था, वो भी नार्सिसिस्ट था, वो भी सोशल मीडिया अपने इमेज के लिए, हमें पता चला कि मोदी भी वही कर रहा था,
मगर मोदी का सबसे बड़ा इमदाद जो ट्रंप को मिला वो ये था कि मोदी ने कहा 4 मिलियन अमेरिकन जो हैं, 4 मिलियन जो हैं अमेरिका में, और जो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात रख के कि मैं उनके भी वोट्स तुम्हें दूं। तो ट्रंप जो था वो बेनिफिट कर रहा था, पाकिस्तानी वोट्स तो हम क्या कह सकते हैं, वो है ही नहीं। तो कहने की बात ये थी कि वो बहुत सारी चीजें थे दोनों में जो एक के साथ मिलते थे, और खासतौर झूठ और नार्सिसिज्म। सर व्हाट डू यू थिंक प्रिसाइजली, मतलब मैं ही चाहता हूं कि आप दो टोक इसका जवाब दें सर, कि आपको लगता है कि झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा, भारत की तरफ का होगा, या फिर दोनों को इक्वल लेके चलेंगे एज पर उनकी फॉरेन पॉलिसी के तहत? नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब जब मैंने आपको बता दिया कि क्या रिलेशनशिप है का और मोदी का, बाइडेन ने तो पहले से कह दिया है। बाइडेन ने तो कहा है कि मैं डेमोक्रेसी के साथ करता हूं, मैं ये एंटी मुस्लिम्स के साथ नहीं खड़ा होता हूं, मैं ये ऑटोक्रेट्स, नार्सिसिस्ट, लायर्स और चीट्स के साथ नहीं खड़ा होता हूं। और उसको पता है कि 2002 में अमेरिका ने मोदी को बैन किया था। ब्रेक की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम बात कर रहे थे जो बाइडेन अब तक वो गए पाकिस्तान की तरफ, उनका झुकाव कैसा होगा, पाकिस्तान के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के जो 4 साल गुजरे थे उसमें पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तानी को कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया गया। इन तमाम चीज़ों पर जफर इलाही साहब तज़िया दे रहे थे। इमरान खान साहब और अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रॉडशीट का मामला, फॉरेन फंडिंग का मामला है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन दो अहम मामलों पर गौर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं ब्रॉडशीट के हवाले से। ब्रॉडशीट एक मामला है, सामने आया है। 2000 में मुआहदा हुआ था, 2003 में मुआहदा मुंतका कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, एक तरफा ख़त्म किया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी हुआ, जुर्माना भी हुआ। लेकिन असल मामला यह है कि हुकूमत और अपोजिशन इस दोनों मामलों को अपने लिए इस्तेमाल करें। हुकूमत अपोजिशन पर, अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, और दोनों ये कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट में एक दूसरे का जो किरदार है वो खुलकर सामने आ गया। इमरान खान साहब, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इमरान साहब बताइएगा ये मामला है क्या, और इस मामले को हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ कर रही है, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कर रही है। हम कावे मुस्वी का बयान देखें तो कहते हैं कि $1 अरब का मैंने बताया था कि अकाउंट है। जब मैंने हुकूमत को बताया, हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे को बताया, उन्होंने कहा कि ये तो छोड़ें, लेकिन हमारा कमीशन कितना होगा। किसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की बहुत सारी जायदादें मौजूद हैं, मौजूदा हुकूमत उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही। हर जगह हर तरफ एक नया वर्जन सामने आ रहा है इस हवाले से। बहुत ही गंदे हैं, बल्कि गंदे अंडे हैं वो सारे लोग जो पाकिस्तान में करप्शन करते रहे हैं, वो सारे लोग जो करप्ट लोगों का दिफा करते रहे हैं, और वो सारे लोग जो करप्ट लोगों को बचाते रहे हैं, सारे ही गंदे हैं। और आज अगर एक आदमी ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैंने इनको बताया पैसे हैं, और ये मेरे पास आके ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बताएं कितना कमीशन देंगे, तो वो भी गंदे अंडे हैं। और ऐसे गंदे अंडों को इस मुल्क में जूते मार के निकालना चाहिए, और कान पकड़ा के जूते मारने चाहिए, और इनको जेलों में बंद करना चाहिए, पहले इनके फैसिलिटेटर्स को, और बाद में पैसा बरामद करना चाहिए। देखें, ये तो मुआहदा जो पाकिस्तान का हुआ था ब्रॉडशीट के साथ, मेरा तो ये कहना है पाकिस्तान को चाहिए कि पूरी दुनिया को खुली ऑफर दे कि हमारे पैसे रिकवर कराओ, 20% ले लो। दुनिया की सारी फर्म्स को कहें जी हमारा ओपन मुआहदा है, जो बंदा हमारे पैसे पकड़वाएगा उसको 20 रुपए देंगे। हम एक मुआहदा होना ही नहीं चाहिए, 1000 एक मुआहदा होना चाहिए दुनिया के साथ। अपने पैसे आपके लूट मार करके पूरी दुनिया में पहुंचा दिए लोगों ने। पहले वाले हुक्मरानों की तो चले मजबूरियां थी, उनके अपने पैसे बाहर थे। इमरान खान की क्या मजबूरी है? करें मुआहदे, करें नंगा, पकड़े इन सारों को, इनसे पैसे बरामद करें। ये गंदे अंडे जो हैं वो जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी ये तब तक ठीक नहीं होंगे, ये इंसान नहीं बनेंगे, और ये इसी तरह इस मुल्क को लूटते रहेंगे। मामला बड़ा सादा है। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कहा जी मैं सुरखरू हो गया। एक्चुअली हुआ ये था, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक कंपनी के साथ मुआहदा करवाया था अपने दौर में कि जनाब आप पैसे ढूंढें, 80 रुपए हमारे, 20 रुपए आपके। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो बरतानिया में काम है वो हमारे जिम्मे, जो पाकिस्तान में काम है वो आपके जिम्मे।
वो कंपनी जब करप्शन ढूंढ रही थी, इस बीच में मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब वालों ने रब्ता किया कि मियां नवाज शरीफ हमें बहुत प्यारे लगते हैं, इनको छोड़ दें। मुशर्रफ साहब ने कहा सियासत में तंग नहीं करेगा, नहीं करेगा। शरारत तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा बच्चा बन के रहेगा, उन्होंने कहा जी बन के रहेगा, लाओ लिख के दो। मुआहदा हुआ, मियां साहब 10 साल के लिए बाहर। अब उस मुआहदे के तहत परवेज मुशर्रफ ने मियां साहब के केसेस को दोबारा नहीं सुनना था। जनरल शाहिद अजीज जो रिटायर हैं, उनका एक इंटरव्यू छपा 2009 में डॉन में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे बाकायदा मुशर्रफ ने कहा कि बेनज़ीर को भी छोड़ दो, नवाज शरीफ का पीछा भी छोड़ दो, ये जो काफ लीग के लोग हैं इनका पीछा भी छोड़ दो, चौधरी बरादरान का, ये शेरपाव को कुछ नहीं कहना, फैसल साले हयात को कुछ नहीं, ये सारा कुछ परवेज मुशर्रफ ने उनको कहा कि पॉलिटिक्स करने दो यार, तरक्की कैसे करेगा मुल्क अगर तुम करप्ट लोगों को पकड़ोगे। फिर यहाँ तक कहा था उन्होंने कि अगर हम करप्शन को पकड़ेंगे तो ये सियासतदानों की ये जो करते हैं ना काम, ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, मंसूबों पे काम करते हैं, तामीर और तरक्की करते हैं मुल्क की, तो मुशर्रफ साहब का और उनकी टीम का ये मानना था कि जब तक इसके अंदर इनको कमीशन का लालच नहीं होगा ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि खिदमत करने नहीं आते, कमीशन लेने आते हैं ये सारे, तो जितना कमीशन मिलेगा उतना काम करेंगे, करने दो इनको काम। तो वो फिर जो उस वक्त जनरल शाहिद अजीज से वो 18 महीने के बाद छोड़कर चले गए थे। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया। ब्रॉडशीट वालों ने ये कहा कि जनाब ये हमने इतनी प्रॉपर्टी पकड़ी है, हम तो अपना काम करके लाए, अगर आपने मुआहदा ख़त्म किया है तो 20 रुपये हमारे हमें दे दें आप, अगर आप 80 रुपये वसूल नहीं करना चाहते तो हमारे तो 20 आप हमें दें। वो 20 रुपये उन्होंने जुर्माने के तौर पे आपसे लिए अब, और बीच में इन्होंने किया ये कि एक थर्ड पार्टी को शो करके कि ये ब्रॉडशीट है, उसको पैसे देके वो भी खा गए, और उसके अंदर ब्यूरोक्रेट थे, कौन कौन थे, कैसे खाए, उसकी इंक्वायरी इमरान खान ने शुरू करवाई एक्चुअली। अच्छा, तो इस सारे मामले को अपोजिशन क्यों अपने लिए इस्तेमाल कर रही हो? कह रही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ था ही नहीं, फिर भी इतना सब कुछ पैसे खर्च करने पड़े, फिर भी एवन फील्ड में सजा देनी पड़ी, जज को इस्तेमाल करना पड़ा, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन सारा केस सामने था, इतने पैसे खर्च किए। एवन फील्ड का एक का नाम नहीं आया, मामला है 2003 का नाम नहीं आया, हो सकता है आने वाले दिनों में एवन फील्ड का नाम आ जाए, लेकिन एक प्रॉपर्टी का नाम नहीं आया, लेकिन 76 ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम आया जिनको इन्होंने छुपाया हुआ था। यानी मैं ये कहूं कि आपने ये पेन चोरी किया है, आप मुझे कहते हैं ये पेन आपने चोरी किया है, बाद में आप ये साबित नहीं कर पाते कि ये पेन मैंने चोरी किया, लेकिन ये मोबाइल भी चोरी का है, ये कागज़ भी चोरी किए हैं, ये वाला मोबाइल भी चोरी का है, ये हैंड फ्री लगी हुई है ये भी चोरी की है, लेकिन मैं कहूँगा मैं सुरखरू हो गया क्योंकि ये पेन चोरी का नहीं है, चाहे बाकी सारे मेरे कपड़े जूते हर चीज़ चोरी के हों। मियाँ साहब के साथ ये हुआ है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं निकला, ये बाकी सारा कुछ निकला है, वो फिर भी कह रहे हैं मैं सुरखरू हो गया हूं। अब इससे ज्यादा आसान करके तो हम किसी को नहीं समझा सकते कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये उल्टा बात करो, आपको पता है अमीर अब्बास साहब इसको पहले ब्रॉडशीट कहती थी, जी जी, अब उसने इसका नया नाम रखा है, अब नया नाम रखा है, इसका नया नाम रखा है, इसका नया नाम रखा है फ्रॉड शीट। फ्रॉड शीट इसका नाम इसलिए रखा है कि आने वाले दिनों में उनको पता चल गया है केस पढ़ने के बाद कि हमें इस कंपनी को गालियां देनी पड़ेंगी। चले ठीक है, अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, एक आम इंसान वो इमरान खान साहब एहतसाब की बात करके, जो एहतसाब का नारा था कि मैं एहतसाब करूंगा, लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा, जो बाहर मुल्क में पड़ी हुई है, आपके टैक्स का पैसा है उसको वापस लेकर, करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, उनसे रिकवरी करूंगा, इस बिहाफ पे, इस नैरेटिव पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए। लोगों का नजरिया यह था कि माजी की जितनी हुकूमती थी ये सब चोर थी, इन्होंने पैसे बनाए, अपने महल बनाए, अपनी जायदादें बनाई। अब जब ये ब्रॉडशीट वाला मामला आया तो कभी अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो, कहते हैं हुकूमत ने चोरी की है, उन्होंने सारा पैसा दे दिया जो ये अभी हमें फाइन के तौर पे भरना पड़ गया। हुकूमत कहती है कि अब हमें दोबारा सुरखरू है, कतरी खत की तरह एक नई चीज निकल कर आ गई है। अवाम, एक आम इंसान है वो सोचता है कि ये क्या सारी चोर हैं, उसका हुकूमत से या जमहूरी सेटअप पर एक जो एतमाद है वो मजरू होता है कि सारे चोर हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, अपोजिशन हुकूमत को कह रही है, हुकूमत अपोजिशन को कह रही है। ब्रॉडशीट के सरबरा किसी इंटरव्यू में नवाज शरीफ को कहते हैं, किसी इंटरव्यू में कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के सरबरा ने या मौजूदा हुकूमत के एक नुमाइंदे ने मुझसे कहा कि मेरा कमीशन कितना होगा। देखिए सलमान, हुकूमत तो चोर होगी ना, मान लिया, लेकिन तुम तो चोर हो, तुम भी चोर हो। तुम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत चोर है और फलाना चोर है, तुम चोर हो और तुम्हारी चोरी के सबूत, शवाहिद, फुटप्रिंट मौजूद हैं, वो नजर आ रही है दुनिया को 30 सालों में तुमने कैसे चोरी की है। अब तुम अपनी चोरी को का जो स्टॉक है
वो तौक तुम उतार के दूसरों के गले में नहीं डाल सकते। तुम्हें मानना है कि तुम चोर थे। एक होता है कंपल्सिव लायर, ये है कंपल्सिव लायर। ये जो हिटलर था ना, उसने एक मिनिस्ट्री बनाई थी, उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, और उसने एक मिनिस्टर रखा था, मिनिस्टर फॉर प्रोपेगेंडा, जोसेफ गोएबल्स। ये है जोसेफ गोएबल्स आज के जमाने के पाकिस्तान के, कि जिनका काम है झूठ झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। यही है दुनिया की आज 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, पख पख करना सारा दिन इनका काम है। एक आम सादा जहन को ये गुमराह कर देना और उसको ये तासुर दे देना। देखिए, एक आम आदमी जो पाकिस्तान का सुनता है इनको सारा दिन, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जब ये कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया और ये तो सारा इन्होंने कर दिया, ऑपोजिशन का जब सुनता है एक आम आदमी, तो वो इतनी एनालिटिकल अप्रोच में नहीं जाता जितना हिलाली साहब जा सकते हैं, इमरान खान साहब जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। वो कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, शायद ये नवाज शरीफ को अकामा पे निकाला है और पनामा पे नहीं निकाला। ये सारे लोगों को स्टूपिड बनाने के इनके पास टूल्स हैं, और उसमें जो कंप्लायंस कर होती है उसमें साथ जो पार्टनर दोनों तरफ है या सिर्फ एक तरफ है? नहीं देखिए ना, हुकूमत तो ये अब आई है, निकाले स्कैंडल। मैं तो अनकंडीशनली कह रहा हूं ना, मैं तो नहीं कह रहा कि इमरान खान की हुकूमत पे सर कुछ बरामद भी तो करे ना। बरामद हो नहीं रहा, जो चीज पड़ी हुई थी वो चली गई। देखिए उसकी वो जो, जहां तक ये आपका सवाल है कि हुकूमत बरामद कुछ नहीं कर पाई, हुकूमत लोगों को सजाएं नहीं दिलवा पाई, इसमें तो इमरान खान साहब बुरी तरह से नाकाम है। वो इस निजाम के जरिए से चाहते थे कि कन्विक्शन हो, जिस निजाम में 25 जज हैं, 1200 रेफरेंस है। कोई उल्लू का पट्टा होगा जो ला के कहेगा कि जी हाँ ये पैसे पड़े में आके ले लो मुझसे। कौन दुनिया का, आप FBI को लाके बिठा दे, उसे कहे 25 जज है, 1200 रेफरेंस है, और पाकिस्तान जैसी वारदाती कौन है, लाओ करे FBI। बरतानिया की मुझे इमरान खान साहब की बात अच्छी लगी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह के 100 मुआहदे होने चाहिए, 101 मुआहदे होने चाहिए। सबसे कहो भाई आप जितने पैसे निकाल सकते निकालें, 20 पैसे आप रख लीजिएगा, बाकी हमें दे दीजिएगा। तो ये मुआहदे क्यों नहीं करते? और जब मुआहदे होते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्यों सामने नहीं आता? अमीर साहब, मैं जब भी आपसे गुफ्तगू करता हूं ऑन एयर ऑफ एयर, मेरी बात ये होती है कि रिकवर क्यों कुछ नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बात करता हूँ, बोलो मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, 2-2.5 साल गुजर जाते हैं, आप कहेंगे यार आप बात ही कर रहे हो, कुछ रिकवर नहीं कर पा रहे। आपको मेरे सादिक और अमीन होने पर कोई शक ना हो, लेकिन आपको यार आपसे बात कर रहे हो, तो ये क्या है? ये नाअहली है, अनकम्पिटेंसी है, क्या है ये? 3 हफ्ते से ये ब्रॉडशीट का मालिक कावे मुसावी पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूट्यूबर्स को, टीवी चैनल्स को खप खप के उस बेचारे उसका जिस्म आधा रह गया कि भाई मुझे पता है कि कितना माल पाकिस्तान का बाहर पड़ा हुआ है। आज जाके पाकिस्तान की हुकूमत कह रही थी हम जस्टिस अजमत सईद साहब को बना रहे हैं इंक्वायरी कमेटी का। भाई 3 हफ्ते से एक आदमी लगा हुआ है। आपको तो उसी रात इमरान खान साहब को तालियां उछलना चाहिए था, कूदना चाहिए था। तो भाई मैं 2.5 साल से जिस दिन का इंतजार करता वो दिन तो आज आ गया, और अगले दिन ही इमरान खान साहब को खुद राब्ता करना चाहिए था काज़िम मुसावी से इनकी हुकूमत को कि भाई साहब हम तो इंतजार कर रहे हैं। राब्ता करना चाहिए था। सवाल ये है कि क्यों नहीं किया। मैं इमरान खान साहब से भी सवाल करूंगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, पूछेंगे कि जब एक बंदा दावे कर रहा है कि $1 अरब पड़े हुए, इमरान खान साहब अपनी स्पीच में भी कहते हैं कि एक अकाउंट का ऐसा जिक्र है, तो उसके पीछे क्यों नहीं जाते? आप बैरून मुल्क से इमदाद लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उसको वापस करना पड़ता है, आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, आज बिजली की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। फिर आवाम का सवाल बजा है कि भाई जो चोर थे उनके दौर में चीज़ों की कीमतें कम थीं, आज आप सादे कमीन हैं तो चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, तो वो चोर वापस हो जाएं जो, क्योंकि हमें सुकून मिल जाएगा। एक इंसान ये देखता है कि वो 20-30 हज़ार में अपना घर का खर्च कैसे चला रहा है, जो कि आज चलाना नामुमकिन है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली उनकी तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब बताइएगा, गुफ्तगू आपकी इमरान खान साहब से होती रहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये बताइएगा, इंटरव्यू भी आपने किया, ये क्यों का जवाब है उनके पास या किसी के पास कि टीम की बात उन्होंने की थी, मेरे पास टीम ऐसी है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ा के अपना कर्जा उतारना है या मुल्क बढ़ाना है तो फिर मुझ में और दूसरों में क्या फ़र्क है? ये लाइन मुझे याद है, ये मैंने कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया, यूज़ भी किया, लेकिन वैसा ही हो रहा है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अगर आपने कीमतें बढ़ानी है, आज बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया,
तो ये क्यों का जवाब है कि आपके पास टीम ऐसी नहीं है, फिर कलमदान तब्दील कर दिए जाते हैं, उन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इसका जवाब वुज़रा के पास एक ही होता है कि कप्तान को पता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ आजमाना है। तो आजमाने के बाद क्या वो फेल होता है या पास होता है? पास होता है तो फिर उसको दूसरी जगह क्यों खड़ा कर दिया जाता है, और फेल होता है तो फिर दूसरी जगह लगाया क्यों जाता है? मेरे दोस्त, बाहर से बैठ के बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है कि मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊँगा अच्छा। तो वो कर दूंगा, मैं आऊँगा तो ऐसे कर दूंगा, मैं आऊँगा तो वैसे कर दूंगा। जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि बॉलर भी तेज़ है, विकेट भी मुश्किल है, हवा भी चल रही है, क्राउड भी मुखालिफ है, और कमेंटेटर भी जो है वो बाइस्ड है, और अंपायर भी उधर मिला हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपके लिए खेलना जो है वो अजाब बन जाता है। आप ये सोच रहे होते हैं इससे अच्छा तो मैं आउट ही हो जाता, या मैं अनफिट होता, मैच ही ना खेलता। ये इतना आसान नहीं था जितना इमरान खान साहब ऐसा सोच रहा है, वैसे खिलाड़ी ऐसा सोच रहा है। कहाँ से लाएंगे पैसे? उनके पास तो खरबों रुपया नहीं है कि वो मुल्क को चलाएं। कहाँ से पैसे, कहाँ से लाएंगे? पैसे कहीं से भी नहीं आ सकते। पैसा तो हम टैक्स देंगे, वो हम देना नहीं चाहते। हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा, हमें अच्छा नहीं लगता। दो रास्ते हैं उसके पास, या तो वो कर्जा ले और माजी के हुक्मरानों की तरह हमसे दुआएं लेता रहे, कर्जा बढ़ता जाए, और वो हमें ये पता भी ना चलने दे कि उसने हमें कितना बोझ तले दबा दिया है, और इस मुल्क को जो है वो आगे बढ़ाता जाए कर्जा लेके, जैसे पहले हमेशा होता रहा। या दूसरा रास्ता उसके पास ये है कि वो महंगाई को डबल कर दे, आम आदमी का जीना हराम कर दे, और कर्जा लेना बंद कर दे, और फिर कर्जा वापस करके मुल्क को खुद कफील करे। ये भी रास्ता ठीक नहीं है। एक समझदार लीडर जो होता है वो अच्छी टीम के साथ जब काम कर रहा होता है वो चीज़ों को बैलेंस करता है। वो ये देखता है कि मैंने अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी करना है, ऐसे मंसूबों पे पैसा लगाना है जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, और हम तरक्की करके कर्ज वापस उतारें। देखिए, अगर हम महंगाई करके कर्ज वापस उतारेंगे तो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, हम कभी नहीं उतार पाएंगे महंगाई के साथ। जितनी महंगाई ज़्यादा करेंगे, आम आदमी पे बोझ पड़ेगा, वो दबाव में आएगा, हम कर्जा नहीं उतार पाएंगे। हाँ, हम तरक्की करके कर्जा उतार सकते हैं। हम सेहत को आगे ले जाएं, हम ज़राअत को आगे ले जाएं, हम इंडस्ट्री को आगे ले जाएं, हम एक्सपोर्ट्स को आगे ले जाएं, हम अपनी कॉस्ट को कम कर लें। ये चीज़ें करके हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। पूरी दुनिया में जो भी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं वो ऐसे काम किए। ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने महंगाई ज़्यादा की और पैसे कमा के लोगों से और कर्जा वापस, होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। देखिए, ये जो अब तरीके पे चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने दो चीजों का जिक्र किया, दो ऑप्शन, लेकिन तीसरा ऑप्शन मुस्तकिल इमरान खान साहब आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, दो तीन चीजें तो अच्छी हो रही हैं। एक तो एक्सपोर्ट्स हमारी कुछ बड़ी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बड़ी हैं। कुछ इंडस्ट्री को इन्होंने एनर्जी सब्सिडी दी है। इस किस्म की चीजें अगर ये मजीद बढ़ाते हैं और उनको मौका मिलता है और वो ग्रूम करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए रास्ता बाहर निकलने का। अदरवाइज रास्ता कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, आपको लगता है कि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी, या आपको लग रहा है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब की बात पे मैं इत्तेफाक करूंगा कि महंगाई करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। महंगाई करने से गरीब मजीद गरीब होगा, पिसता चला जाएगा, लेकिन इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स पे टैक्स लगाने से, बिजली कीमतें बढ़ाने से, या कर्ज लेने से। लेकिन मेरा सवाल ये था कि दो ऑप्शंस ये हैं कि आप बैरूनी कर्जा लें, मुल्क चलाएं। ये ऑप्शन पुरानी हुकूमत ने किया, इमरान खान साहब इसका जिक्र करते रहे हैं, उन्होंने वो नहीं करना था। दूसरा, उन्होंने खुद जिक्र किया था कि महंगाई जितनी हम कर लेंगे उससे भी मुल्क नहीं चलेगा। तीसरा जिक्र ये था, आप एहतिसाब की बात करते हैं तो सर उनका भी तो एहतिसाब होना चाहिए। जो कहते थे 200 अरब आएंगे, उनका एहतिसाब नहीं होना चाहिए? देखिए, वो तो अब ये 2.5 साल हो गए, आप देख लें, 200 अरब डॉलर आने थे, तो 200 रुपए नहीं पाकिस्तान में आ सके बाहर से। और कौन लाएगा? ये बैरिस्टर शहजाद अकबर लेकर आएंगे, जिनके बारे में काबिल मुसावी ने क्या कहा है, एक फुलिश मैन। सुने ना, काबिल मुसावी ने, उसने कहा है कि फुलिश मैन है ये। और ये मेरे से आके इसने जब बात की और मैंने इसको कहा कि भाई ये अरबों डॉलर पड़े हुए, इनके बारे में बात करूं। ये मुझसे अरबों डॉलर के बारे में बात करने की बजाय मुझसे बात कर रहा है कि भाई हमें रियायत कर दो, और रियायत पे लानत भेजो। अच्छा, लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था ये दाना डाला गया था। आपको लगता है ये दाना डाला गया था दोबारा से कि उनको हायर किया जाए? दाना डालने वाली कौन सी बात का पता करवाने का? सलमान, देखे ना, उसमें दाना डालने वाली कौन सी बात है? वो तो कह चुका है, उसने मुझे इंटरव्यू किया इसी बोल पे, उसने कहा नहीं कि मैं हाजिर हूँ, जो सर्विसेज लेनी है हमसे लें, हम हाजिर हैं। वो तो कई लोगों को कह चुका है कि हम हाजिर हैं।
जहाँ से काम रुका था 2003 में हम वहीं से शुरू करने को तैयार है। तो कह रहा है ये बात पिछले 3 हफ्ते से, उसने तो मना नहीं की ये बात। ये तो गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है ना, देखें जहां तक अकाउंटेबिलिटी है ना, आप देखें जो शहबाज शरीफ जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी कर रहे थे आसिफ जरदारी, मुझे आप बता दें कि उसमें और आज की अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क है, सिवाय इसके कि वो आसिफ जरदारी को कभी जेल नहीं भिजवा सका, गिरफ्तार नहीं करवा सका, आज वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन क्या गिरफ्तारी पे हम तालियां बजाएं? क्या ये कोई मैटर ऑफ प्राइड है? ये शर्म का मुकाम होगा कि 5-5 साल अंदर रख के लोगों को और निकले भी कुछ ना और बाद में जमानतें हो जाए? ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे तो लोगों को सिंपैथीज उनको हासिल हो रही है, फायदा हासिल कर रहे हैं वो लोग। वो क्या कहते हैं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक क्या कह रहे हैं दोनों भाई कि क्या निकाल लिया हमसे, 1 साल हमें अंदर रखे, हमारे साथ जुल्म हुआ है। लोग भी कह रहे हैं वाकई भी बहुत जुल्म हुआ है। तो ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि वो जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का अपरेटस है, जो पूरा सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, इसको देखे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है पिछले 6 माह से कि भाई जज बढ़ा के 25 की जगह पे 125 जज करो, वो जज नहीं बढ़ा रहे। ये किसने बढ़ाना था? ये मत मारी। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है आपको लगता है कि आगे बढ़ा? क्योंकि ये मेरे जहन में इस वजह से आया, मैंने फवाद चौधरी का एक बयान काफी उन्होंने पहले दिया था, वो मेरे जहन में आ गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को कहा कि भाई पैसे दे दो, बाहर चले जाओ, आप पैसे हमें दे दें, प्री बार्गेन कर लें और बाहर चले। आपको नहीं लगता कि ये बयान अपने अंदर खुद इस बात को तस्लीम करना है कि हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए हम आप खुद से आपसे कह रहे हैं आपको रिलीफ चाहिए, पैसे दें, बाहर चले जाएं? देखिए ना, ये तो वो इसका मतलब है कि ये अब इनसे कुछ नहीं हो सका, ये सिस्टम के थ्रू इनको सजाएं नहीं दिलवा सके, ये सिस्टम के थ्रू रिकवरी नहीं कर सके। अब ये उनकी मिन्नतों तरलों पर उतर आए कि भाई कुछ तो दे दो हमें यार, जाते जाते वो पठानों वाली डील भी कुछ तो दे दो हमें, हम भी कम से कम 5 साल के बाद लोगों को बता सके कि हमने ये 50 रुपया जरदारी से लिया था, 50 रुपया नवाज शरीफ से लिया था। ये तो उस चीज पे उतर आए ना। सर पहले दिन से सर लास्ट कमेंट्स लूंगा आपसे पहले, फिर इमरान साहब से ये बताइएगा, आपको लगता है 2.5 साल में हुकूमत ने कुछ रिकवर किया है? और क्या पॉइंट्स देंगे आप आउट ऑफ 10 कि जो उन्होंने वादे किए थे, एहतसाब की बात की थी, उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? एक आम आदमी की तवक्कुआत पर कितना पूरा उतने हैं? अमीर साहब। नहीं, मैं तो समझता हूँ 10 में से इनको 1 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें। अगर आप इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं कि जरदारी पकड़ा गया, शहबाज शरीफ पकड़ा गया, हमजा शहबाज अंदर है, अगर ये अकाउंटेबिलिटी है तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि ये हमें नुकसान होगा अल्टीमेटली। जाके ये लोग इलेक्शन में जाके जब इनको सजाएं नहीं होगी, इनसे बरामदगी नहीं होगी, ये इलेक्शन में जाके इसको अपने लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और अभी भी ठीक है, आप कह रहे हैं एक भी पॉइंट देना नाइंसाफी होगी। इमरान खान साहब ये बताइएगा, अभी तक 2.5 साल की कारकर्दगी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खासतौर पर इमरान खान साहब की, कैसे देखते हैं? एहतसाब के मामले पे, एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के हवाले से, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी तो साल 2018 से पहले बकौल उनके बहुत ही खराब थी क्योंकि चोर हुक्मरान थे, तो अब बेहतर हुई है, बदतरीन हुई है? अगले 2.5 साल बेहतर हो सकती है या मजीद बदतरीन होगी? देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखें, अब जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है वो ये है कि जितने लोग पाकिस्तान में करप्ट थे वो सारे नैब को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब है तकलीफ हो रही है, कुछ फैसले इनके खिलाफ हुए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंसाफ हो रहा है। और जब ये लोग जेल जाते हैं ना, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा होता है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, मेरे अंदर की मरम पट्टी होती है, मैं अंदर से बड़ा खुश होता हूँ कि ओ गया जेल, मजा आया, 10 दिन अंदर रहा, 2 साल अंदर रहा, साल अंदर रहा। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई करप्ट आदमी जेल में जाता है, मेरे मुल्क को लूटा हुआ है भाई, अंदर जाता है, मेरे अंदर की मरम पट्टी हो रही है, चाहे पैसे रिकवर हो या ना हो। और नैब ने जितना पैसा इन 2 सालों में रिकवर किया, माजी में कभी नहीं किया था, हमें ये याद रखना पड़ेगा। इन 2 सालों की रिकवरी माजी की सारी रिकवरी के बराबर। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। आप चोर डकैत को जरूर पकड़ें, लेकिन जिस बात का नारा आपने लगाया था, एहतसाब का नारा लगाया था, पैसों को रिकवर करने का नारा लगाया था, यह कहा था कि इनकी जायदादें जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, इनको बेच के पैसा पाकिस्तान की मईशत पर लगाया जाएगा और आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाया जाएगा, उसकी तरफ भी आना चाहिए। क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर सिर्फ मुतासिर एक आम इंसान होता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।